तो अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट जो चल रही थी फ्रैक्शन, उसको कंटिन्यू करते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है उसका। पिछले जो पार्ट था उसमें हमने 164 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट किए थे। उसके बाद ये 165 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, फटाफट देखते हैं। घर्षण से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयोग नहीं किए जाने वाले सिद्धांतों का चयन कीजिए। ठीक है, यानी कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको हम, जो घर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, वो यूज नहीं किए जाते हैं। तो पहला है ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। अगला देखिए कार्य और ऊर्जा का सिद्धांत। अगला संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। अगला है डी अलार्म्ड, ठीक है, डी एलवर्ड्स प्रिंसिपल। ठीक है, डी एलवर्ड्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट है, यानी ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। ये हम घर्षण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हम इसका यूज नहीं करते हैं, और बाकी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आप पॉइंट को नोट कर लें। ठीक है, कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट है। यहाँ पर देखिए डिटेल में जो दिया हुआ है मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता रहा हूँ। घर्षण से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहता क्या है? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। घर्षण से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है? कार्य और ऊर्जा का सिद्धांत, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, डी अल्बर्ट सिद्धांत, ये हम सारे सिद्धांत यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है इस विकल्प को चुने। ठीक है, इस विकल्प को चुने जो कि शब्द घर्षण के बारे में गलत है। तो पहला क्या है? पहला, घर्षण ऊष्मा उत्पादित करता है। दूसरा क्या है? वस्तु के वेग में कमी हो जाता है। ठीक है, कमी हो जाती है। अगला सी ऑप्शन है वस्तु के वेग में वृद्धि हो जाती है या हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन है चलती वस्तु को रोक सकता है। तो यहाँ पर जो है देखिए हमको करना क्या है, इस विकल्प को चुने जो कि शब्द घर्षण के बारे में गलत है। तो गलत कौन सा है? सी ऑप्शन इसका ठीक है, वस्तु के वेग में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, बाकी के ऑप्शन सही है। हमको गलत चयन करवाया है तो हमने गलत को चयन कर लिया। ठीक है, अब देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है डिटेल में, इसको भी आप पढ़ लें। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। तो क्वेश्चन को मैं तो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहा हूँ कि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए घर्षण के लाभ ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, लाभ में क्या दे रखा है? पैर के तलवे और पृथ्वी की सतह के बीच घर्षण के कारण हम चल सकते हैं। यानी पैर के तलवे जो हमारे हैं और पृथ्वी की सतह के बीच अगर घर्षण ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे। और अगला दे रखा है पुली तथा पट्टे के बीच घर्षण के कारण ही शक्ति परीक्षण संभव होता है। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको, ये एबी क्लासेस से मैंने लिया, परचेज किया है। एबी क्लासेस है जो एक सर हैं यूट्यूब पे चलाते हैं। ठीक है, एबी क्लासेस, वहाँ से मैंने इसको उनसे ये परचेज किए पीडीएफ। समय के अकॉर्डिंग मैंने इसको हाथ से ना लिख के आपको डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कौन सा सूत्र स्थैतिक घर्षण के कोण फाई एस की गणना के लिए सही है? ठीक है, तो ए ऑप्शन ठीक है इसका, tan इनवर्स म्यू एस। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द गिवन फार्मूला इज करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग द एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाई एस। एस क्या सफिक्स में लगा हुआ है। ठीक है, तो tan इनवर्स म्यू एस हम जानते हैं। इसका देखिए डिटेल में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि tan फाई एस बराबर म्यू एस बराबर एफ अपॉन आर। तो ये आपका फाई एस बराबर होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में म्यू एस। स्थैतिक घर्षण के कारण
ये आपका होता है। यहाँ पर आप इसकी जो समरी है उसको पढ़ लेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बताऊँ। जब दो पिंड में सापेक्ष गति नहीं होती तो उस दिशा में सापेक्ष गति संभावना का विरोध या स्थैतिक घर्षण कहलाता है। ठीक है, यानी गति नहीं होती है उस समय की बात कर रहे हैं। तो मैंने एक अपनी वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो है सेकंड, वहाँ आप देखें, वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। इस यहाँ से आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, गति की दिशा के संबंधों में घर्षण बल के आवेदन की दिशा क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है एक जैसी, दूसरा लंबवत, तीसरा विपरीत, चौथा नीचे। तो इसका सी विकल्प ठीक है, विपरीत। ठीक है, यानी गति की दिशा के संबंध में घर्षण बल के आवेदन की दिशा क्या होती है? ठीक है, तो वो क्या होती है? अपोजिट। सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कोई पिंड ये आपका रखा हुआ, कोई बॉडी है। ठीक है, ये एक सरफेस पे रखी हुई है। ठीक, जब बॉडी हमारी इधर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के मूव होने की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में ही होगी जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो मोशन की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रैक्शन फोर्स लगता है, इस डायरेक्शन में, F बराबर म्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस डायरेक्शन में फ्रैक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो दे रखे हैं इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। गति की दिशा में संबंधों में घर्षण बल के आवेदन की दिशा विपरीत होती है, अतः वह बल जो पिंड की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है या करता हो तो घर्षण बल कहलाता है। अगला देखा, घर्षण बल का मान बाह्य बल के बराबर होता है। घर्षण बल का अधिकतम मान, ठीक है, चरम घर्षण यानी लिमिटिंग फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके घर्षण से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो गए। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा, घर्षण और स्थैतिक घर्षण के बीच सही कथन चुनें। तो ठीक है, पहला ऑप्शन ए को पढ़ते हैं। गतिकी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ऑप्शन बी, गतिकी घर्षण स्थैतिक घर्षण से अधिक होता है। ऑप्शन सी, गतिकी घर्षण स्थिर घर्षण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी, गतिकी घर्षण संपर्क बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। क्या होता है? देखिए ये रिलेशन है, गतिकीय घर्षण स्थिर घर्षण से कम होता है। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से होता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी यहाँ से मान लीजिए उसकी प्रारंभिक स्थिति, उस पर फोर्स लगाएं, ठीक है, तो घर्षण का मान लगातार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम उस पर फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, ठीक है, वो तो क्या होता है उसमें घर्षण की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर, ठीक है, स्थैतिक घर्षण, ठीक है, वो चरम घर्षण हो जाएगा यानी लिमिटिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद जस्ट बॉडी मूव यानी इम्पेंडिंग मोशन में आने, मतलब जस्ट स्टार्ट होने वाली ही होगी वस्तु, तो उस कंडीशन को तो हम लिमिटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। उससे पहली वाली कंडीशन हमारे पास स्टैटिक यानी स्टैटिक फ्रैक्शन की कंडीशन कहलाती है। और बॉडी जैसे ही मूव होती है उसके बाद जो कंडीशन आती है वो हमारे पास गतिक घर्षण कहलाती है और गतिकीय घर्षण का मान स्टैटिक घर्षण से कम हो जाता है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से ये ग्राफ आ जाता है। ठीक है, इसको हमने बहुत ही डिटेल में आपको बताया हुआ है, वहाँ हमारी वीडियो देख लें। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में कुछ कहा गया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ लेंगे। मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। गतिकीय घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है जब दो पिंडों में सापेक्ष गति नहीं होती है, तो उस दशा में सापेक्ष गति की संभावना का विरोध स्थैतिकीय घर्षण कहलाता है। अगला पॉइंट दे रखा है, जब एक पिंड दूसरे के सापेक्ष गति में होता है तो दोनों के संपर्क तल पर घर्षण गतिकीय घर्षण तथा संबंधित बल गतिकीय घर्षण बल कहलाता है। गतिकीय घर्षण बल का मान
उन्हीं दोनों पिंडों के लिए उनके चरम घर्षण बल से कुछ कम होता है। यानी आपको ध्यान रखना है कि डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कम होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आपका ठीक था? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द मेथड यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। यानी निम्नलिखित में से कौन कौन सा विकल्प घर्षण को कम करने के तरीके के बारे में सही है। तो यहाँ पर दे रखे हैं, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, खुरदरे सतह को बनाना। अगला दे रखा है स्नेह का उपयोग, यानी लुब्रिकेंट का यूज ऑफ लुब्रिकेंट, है ना। रेत कणों का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण को कम करने के तरीके के बारे में सही है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कराया था हमने। क्या करते हैं? लुब्रिकेंट का यूज, यानी ऑप्शन आपका बी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर हम घर्षण को कम करने के लिए क्या करते हैं? किसी भी लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। ठीक है, वस्तु और मतलब संपर्क सतह के बीच। ठीक, स्नेह का उपयोग करके दो सतहों के बीच घर्षण बल को कम किया जाता है। दो यहाँ पर दे रखा है, वो स्नेह यानी लुब्रिकेंट सतहों, दो इस स्नेहित सतहों के मध्य होने वाले घर्षण को ठोस घर्षण या शुष्क घर्षण कहते हैं। ये घर्षण निम्न दो प्रकार के होते हैं, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। ठीक है, शार्पी घर्षण, यानी दूसरा दे रखा आपका रोलिंग घर्षण। ठीक है, शार्पी घर्षण और रोलिंग घर्षण। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसके बारे में दे रखा है, दो स्नेहित सतहों के मध्य होने वाले घर्षण को आर्द्र घर्षण यानी वेट, ठीक है, फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक था। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ समय के अकॉर्डिंग हम भाई आपको करा रहे हैं। आप ये मत सोचना कि बहुत फास्ट तो चलना पड़ेगा, क्योंकि पूरी मैकेनिक्स के अभी हमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बनाने हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन बनाऊं। ठीक है, जिसे आप दें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन पेपर देने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रैक्शन इज नोन एज। ठीक है, यानी अभिलंब प्रतिक्रिया और सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच के कोण को कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप इंग्लिश में प्रीफेयर करें। ठीक है, एग्ज़ाम में इंग्लिश में प्रीफेयर करें। पहला ऑप्शन ए है, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज विश्राम कोण। एंगल ऑफ फ्रैक्शन बी में दे रखा है घर्षण कोण। सी है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट संपर्क कोण। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। एंगल ऑफ फ्रैक्शन क्या है? द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रैक्शन इज नोन एज। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, इसका डिटेल में सॉल्यूशन दिया है। सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच के कोण को घर्षण कोण कहते हैं। तो यहाँ पर जो दे रखा है डायग्राम, इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो है कि आपका आर है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, और ये इसका क्या है? वेट है किसी वस्तु का। जो वस्तु आपकी रखी हुई है उसका वेट नीचे शो किया गया है। ठीक है, डब्लू। और ये जो वस्तु है वो आपकी किसी भी सतह पर रखी हुई है। सतह क्या है आपकी? ये आपकी कोई सतह है जिस पर कोई वस्तु ये रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या? इस पर एक फोर्स लगाया गया है, पी इधर है ना, पी फोर्स इधर लगाया गया है। जब फोर्स इधर लगाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शन है, ठीक है, जो फ्रैक्शन फोर्स है, वो फ्रैक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा? फ्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन थी एफ, है ना, वो क्या है? हम अभी क्या निकालते हैं? यानी
टोटल प्रतिक्रिया। टोटल प्रतिक्रिया कैसे निकालते हैं, ये बल हमारे पास जो होता है, ये बल और इस बल, इन दोनों बलों को जोड़ करके ये वाला निकालते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कहलाती है टोटल प्रतिक्रिया। ठीक है, तो यही पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में। क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रैक्शन इज नोन एज। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास क्या है, ये आर, यानी परिणामी प्रतिक्रिया आर दे रखी है, आर ये वाली है ना, ये। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसको यहाँ देखिए, आर क्या, सीमांत घर्षण और अविलंब प्रतिक्रिया का परिणामी है। ठीक है, आर क्या, सीमांत घर्षण और अविलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, और आर एन क्या है, अविलंब प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आर एन, और एफ बराबर म्यू आर एन अपॉन आर एन बराबर म्यू। ठीक है, म्यू बराबर टेन फाई और फाई बराबर हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये रिलेशन होता है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और हमने इसको अपनी डिटेल वीडियो में बढ़िया से आपको बताया गया है। तो यहाँ शॉर्टकट में चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखें फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वेस्ट डिस्क्राइब द फ्रैक्शनल फोर्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषित शब्द घर्षण बल का विवरण करता है। ऑप्शन नंबर ए में गैर संपर्क तल, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑप्शन नंबर बी कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी संपर्क बल। ऑप्शन नंबर 3 सी स्टैटिक फोर्स, यानी स्थायी बल, स्टैटिक फोर्स स्थायी बल। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसको ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वेस्ट डिस्क्राइब द फ्रैक्शनल फोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषिक शब्द घर्षण बल का विवरण करता है। तो कौन सा है आपका भाई, बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है, आप चाहें तो इसको पढ़ लें। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का प्रयत्न करता है ना, तो दोनों पिंडों के संपर्क तल पर स्पर्शीय एक बल क्रिया करता है जो पिंडों की सापेक्ष गति या इसकी संभावना का विरोध करता है। ये विरोधी बल ही घर्षण बल कहलाता है। दो पिंडों या सतहों के उस गुण को जिसके कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है घर्षण कहते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, द फ्रैक्शनल फोर्स विच एक्ट्स ऑन द बॉडी व्हेन द बॉडी टेंड्स टू मूव इज नोन एज, यानी जब वस्तु स्थानांतरित होने वाला होता है तब वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल को कहते हैं। समझ में आ रहा है कि अगर कोई बॉडी है और उस पर हम क्या बल लगा रहे हैं, बल लगा, मान लीजिए कोई बॉडी है विरामावस्था में है और उस पर बल लगाकर उसको खींच रहे हैं। खींचने से जैसे ही वस्तु जस्ट खींचने ही वाली होती है, ठीक है, बॉडी क्या है, चलने ही वाली होती है, तो उस समय जो घर्षण बल होता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो देखिए, हाँ, जब वस्तु स्थानांतरित होने वाला होता है तब वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल को कहते हैं। यानी वस्तु चली नहीं है, जस्ट चलने ही वाली है, तो उस समय की कंडीशन है लिमिटिंग फ्रैक्शन की कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका राइट है। ठीक है, सीमांत घर्षण बल, यानी नॉर्मल रिएक्शन पहला दे रखा है, दूसरा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, और अगला आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, नन ऑफ दीज, है ना। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, और इसको आप अगर चाहें तो आप पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलने की स्थिति में हो तो उस समय उनके सतहों के बीच अधिकतम घर्षण बल को सीमांत घर्षण कहते हैं, जो कि यहाँ पर एक ग्राफ से भी दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्राफ में ये पोजीशन दिखा रखी है। ग्राफ हमारी वीडियो में देखें, डिस्क्रिप्टिव वाली में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, है ना, कि जो आपको यहाँ पर दे रखा है, देखिए स्टैटिक फ्रैक्शन ओ ए। ठीक है, ओ ए आपको दिखाई दे रहा, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है, ये जो है स्टैटिक फ्रैक्शन। ठीक है, और स्टैटिक फ्रैक्शन के बाद ए पॉइंट पर जस्ट यहाँ पर जो ये होता है आपका लिमिटिंग फ्रैक्शन, और इसके बाद जस्ट इस तरह से जो बॉडी चलनी स्टार्ट हो जाती है वो हमारे पास कहलाती है डायनेमिक फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको पूरा पढ़ के देख सकते हैं, पॉज करके आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसकी बहुत पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ठीक है थोड़ा सा ऊपर ला के इसको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको
बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ इसका पूरा डिटेल दे रखा है, ग्राफ भी बना हुआ है। ठीक है, पॉज करके इसको पढ़ लेंगे आप। ठीक है, और यहाँ हमने क्या है 173 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 174 डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है टाइम के अकॉर्डिंग बस यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।